नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाएंगे उन सवालों के जवाब जिनका सरोकार आपसे है या आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। संसद में आप सांसदों को सवाल पूछते हुए देखते हैं, उनके जवाब सरकार देती है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? नहीं, हमारी संसद में बहुत गहराई है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिकों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। ऐसे में बहुत सी महत्वपूर्ण काम की जानकारियां या तो आप तक पहुंच ही नहीं पाती या देर से आप उनके बारे में जान पाते हैं। दरअसल प्रश्नकाल कार्यक्रम हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता है। आज के कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम आपके सामने ला रहे हैं। क्यों ये आपके लिए जरूरी है, कैसे आपकी जिंदगी पर इनका असर पड़ता है। बढ़ते हैं हम पहले सवाल की तरफ। लोकसभा सांसद नव कुमार सरनिया ने महिला और बाल विकास मंत्री से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का झारखंड और असम सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस योजना के तहत आवंटित, खर्च की गई, जारी की गई राशि और उससे प्राप्त उपलब्धि का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार और योजनावार ब्यौरा क्या है। और क्या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई नई पहल की गई है? अगर हां, तो इसका ब्यौरा क्या है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड और असम सहित देश में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए जो स्कीम है उनमें शामिल है आंगनबाड़ी सेवा स्कीम, सन 1975 में शुरू की गई। दूसरी योजना की बात करें तो छत्रक समेकित बाल विकास सेवा स्कीम। इस योजना को पहले समेकित बाल विकास सेवा के नाम से जाना जाता था। इस योजना के तहत आने वाले आंगनबाड़ी सेवा स्कीम भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और ये शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए विश्व में सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत देश में सभी पात्र लाभार्थियों को 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करवाने वाली माताओं को 6 सेवाएं दी जा रही हैं। इनमें अनुपूरक पोषण, पूर्व विद्यालयी, गैर औपचारिक शिक्षा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं का पैकेज दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना की शुरुआत देश में 1 जनवरी 2017 को हुई थी। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली नकद राशि का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है ताकि वो अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके और आंशिक रूप से उनके वेतन के नुकसान की भरपाई की जा सके। इसके अलावा लाभार्थी को निम्नलिखित जो शर्तें हैं यानी तमाम जो शर्तें हैं उन्हें पूरा करने पर भी 3 किस्तों में 5,000 रुपए का नकद लाभ प्राप्त होता है। इनमें क्या है? इनमें पहली गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण करने पर है, दूसरी प्रसव पूर्व जांच करने पर और तीसरी बच्चे के जन्म का पंजीकरण और परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करने पर है। पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस तरह पात्र महिला को औसतन 6,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सन 2015 में शुरू की गई थी। योजना के 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य मकसद लिंग आधारित चयन पर रोकथाम करना है। इसके अलावा बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। बालिकाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका मकसद है। बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक राष्ट्रीय अभियान है
जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए शामिल है। बाल लिंग अनुपात के लिए चयनित 100 जिलों में मल्टी सेक्टोरल एक्शन पर केंद्रित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं में ये शामिल है। साथ ही इसके अलावा अगर बात करें तो इनमें पोषण अभियान, किशोरी स्कीम, राष्ट्रीय क्रेच स्कीम, बाल संरक्षण सेवाएं, उज्ज्वला योजना, कामकाजी महिला छात्रावास, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन योजनाएं भी शामिल हैं। मंत्रालय ने देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारिता के लिए अम्ब्रेला स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। लोकसभा सांसद प्रताप राव जाधव ने वस्त्र मंत्री से सवाल किया। उन्होंने अपने सवाल के जरिए जानना चाहा कि देश में अलग अलग श्रेणी में कौन कौन से तकनीकी वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है। क्या सरकार देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बनाई है? इस सवाल का जवाब वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जगदोश ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि तकनीकी वस्त्र 12 प्रमुख क्षेत्रों में बटी हुई हैं। इनमें शामिल है एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्डटेक, मोबाइल टेक, क्लॉथ टेक, ओकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, इंडुटेक और स्पोर्टेक हैं। जनवरी 2019 में स्टेक होल्डरों के लाभ को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति के तहत नामावली को कोड भी दिया। तकनीकी वस्त्रों के रूप में 207 मदों को अधिसूचित किया गया। देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने 1480 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 2020-21 से 2023-24 तक 4 साल में NTTM यानी राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव किया है। NTTM कार्बन, नायलॉन 66, ग्लास एरामिड और अन्य उच्च प्रौद्योगिकी पॉलीमर से विशेष स्वदेशी विकास और अनुसंधान और नवीनीकरण पर फोकस करना, साथ ही अलग अलग एप्लीकेशन क्षेत्रों से जियो टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स और तकनीकी वस्त्रों के अन्य खंडों में प्रयोग को बढ़ाना है। 2024 तक तकनीकी वस्त्रों में भारत का निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। कौशल विकास के जरिए देश में मजबूत मानव संसाधन का सृजन करना है। पूरे देश में हथकरघा क्षेत्र का विकास और बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने भारत विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात वृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए 10 क्षेत्रों में PLI यानी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना बनाई है। तकनीकी उत्पादों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,683 करोड़ रुपए खर्च के साथ 10 मुख्य क्षेत्रों में MMF क्षेत्र और तकनीकी वस्त्रों को शामिल किया गया है। लोकसभा सांसद शिशिर कुमार अधिकारी ने आयुष मंत्रालय से सवाल किया। अपने सवाल के जरिए उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार आयुष उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल की नियमित निगरानी कर रही है। अगर हाँ, तो इसमें इकाइयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों और पेटेंट फॉर्मूला का पालन क्या किया जा रहा है और पेटेंट अधिकारी वाले आयुष उत्पादों का उनका विनिर्माण इकाइयों सहित ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुजबरा महेंद्र भाई ने दिया। उन्होंने बताया कि आयुष औषधि उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल की नियमित निगरानी के लिए शक्तियां औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य लाइसेंसिंग अधिकारी के पास निहित होती हैं। औषधियों, मध्यवर्ती उत्पादों और जेनेरिक औषधियों में प्रयोग कच्ची सामग्री के लिए सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभाव का आकलन करने के लिए GMP यानी अच्छे विनिर्माण अभ्यास, इसके अलावा मानक प्रचालन प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। इन्हें राज्य सरकार सुनिश्चित करती है। आयुष उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक WHO GMP, EU GMP,
और आयातक देशों द्वारा निर्धारित किसी अन्य मानकों द्वारा शासित किए जाते हैं और आयातक देशों का आयात अपेक्षाओं का पालन करना होता है। नए आविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान किए जाते हैं। आयुष मंत्रालय ने पारदर्शिता के लिए देश के सभी आयुष उत्पादों के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सूचना हासिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल eaushadhi.gov.in शुरू किया है। लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता ने वित्त मंत्रालय से सवाल किया और अपने सवाल में उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार निकट भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की बिक्री करने का विचार रखती है। क्या कुछ संयंत्रों को 5 वर्षों में बेचा जा रहा है? अगर हां, तो इसका ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ने दिया। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने 35 CPSES की सहायक कंपनियों, इकाइयों, संयुक्त उद्यमों में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण सहित सारी या पर्याप्त हिस्सेदारी की बिक्री के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। वर्ष 2016 में 35 CPSES और CPSES की सहायक कंपनियों, इकाइयों, संयुक्त उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। लोकसभा सांसद कोडी कुन्नील सुरेश ने शिक्षा मंत्रालय से सवाल किया और उन्होंने शिक्षा मंत्री से जानना चाहा कि क्या सरकार ने देश में, खास तौर पर केरल में, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करने का फैसला लिया है। क्या इस बारे में राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार की चर्चा हुई थी? क्या सरकार ने देश में, विशेषकर केरल राज्य में, निर्धनता रेखा के नीचे के परिवार के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया है? इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि भारत नेट कार्यक्रम के तहत MEITY के CMC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को स्कूलों सहित सरकारी संस्थानों को फाइबर टू द होम कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम सौंपा गया है। ये परियोजना संबंधित ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूलों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए है। संबंधित राज्य सरकारों ने स्कूल शिक्षा विभागों ने इस परियोजना के प्रभावी तरीके से लागू हो, इसके लिए नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया है। भारत नेट के माध्यम से अब तक करीब 63,100 स्कूलों को FTTH कनेक्शन दिए गए हैं। PAB यानी परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत केरल के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट 2021-22 के तहत ऐसा कोई आकलन स्वीकार नहीं किया गया है। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वो सभी छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिए हर जगह मौजूद स्थिति के आधार पर कार्रवाई करें, ताकि उन्हें डिजिटल रूप से सीखने के लिए आवश्यक डिजिटल एक्सेस प्रदान किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय राज्यों की आवश्यकता के आधार पर कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 6,40,000 रुपए और स्मार्ट क्लासरूम के लिए 2,40,000 रुपए प्रदान करता है। 2021-22 के दौरान ICT और डिजिटल पहल के तहत केरल राज्य को 115 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए 276 लाख रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है। और अब अगला सवाल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए पर्यटन क्षेत्र में निवेश को लेकर है। इस सवाल को संजय भाटिया ने पर्यटन मंत्री से पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए पर्यटन क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं? क्या सरकार का पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए पर्यटन केंद्र खोलने का विचार है? इस सवाल के जवाब में मंत्रालय ने बताया कि जी हां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में पर्यटन में निवेश करना चाहती हैं। भारत में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। होटल, रिजॉर्ट और मनोरंजन सुविधाओं के विकास और पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100% की अनुमति है। मंत्रालय ने 1,214 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से 24 राज्यों में 37 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2014-15 से इन परियोजनाओं के लिए 675 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।
लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सूचना और प्रसारण मंत्री से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि आम जनता को महत्वपूर्ण सूचना प्रसारित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए संचार के तरीकों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने इन संचार विधियों की प्रभावशीलता के आकलन के लिए अध्ययन किया है? क्या सरकार ने अपनी अधिसूचनाओं, योजनाओं, आदेशों आदि को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल विज्ञापन को एक बेहतर साधन माना है? और सरकार लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाओं को आसान तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए क्या उपाय कर रही है? इस सवाल का जवाब सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि पीआईबी यानी सूचना और प्रसारण पत्र सूचना कार्यालय, बीओसी यानी लोक संपर्क और संचार ब्यूरो और लोक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती के दूरदर्शन और आकाशवाणी संगठनों जैसे विभिन्न मीडिया यूनिटों के जरिए, साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट वेबसाइट, बाहरी प्रचार, लाइव आर्ट्स और इंटरपर्सनल मीडिया जैसे विभिन्न मीडिया साधनों का उपयोग करके सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, पहलों और उपलब्धियों के संबंध में सूचना का प्रसार करता है। एक पाक्षिक प्रकाशन न्यू इंडिया समाचार की प्रिंटिंग और वितरण के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक संचार भी भारत सरकार के तहत चल रहे कार्यक्रमों के बारे में अंतिम छोर पर बैठे लोगों को सूचित करने का एक जरिया है। इसके अलावा न्यू इंडिया समाचार का ई वर्जन 6.50 करोड़ पाठकों को 13 भाषाओं में फ्लिप बुक के साथ साथ पीडीएफ फॉर्मेट में भारत सरकार के माई गवर्नमेंट इंडिया के ई संपर्क प्लेटफॉर्म से ईमेल द्वारा भेजा जा रहा है। एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष की एजेंसी ने बीओसी के बहुमीडिया अभियानों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण का अध्ययन किया और 14 जनवरी 2020 को अपनी रिपोर्ट पेश की। मंत्रालय ग्राहक मंत्रालयों द्वारा संप्रेषित आवश्यकताओं, अभियानों, बजट और दर्शकों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न मीडिया के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाता है। बीओसी द्वारा डिजिटल मीडिया पर सरकारी विज्ञापन जारी करने संबंधी नीतिगत दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट mib.gov.in पर उपलब्ध है। लोकसभा सांसद राजमोहन उन्नीथन ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सवाल किया। उन्होंने जानना चाहा कि क्या बायोफेंसिंग पौधों के रूप में उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों का उनकी उपयुक्तता की खोज के लिए परीक्षण किया गया है। क्या सरकार की देश भर में बायोफेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वैसे तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बायोफेंसिंग पौधों के रूप में उपयोग के लिए पौधों की प्रजातियों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए उनका परीक्षण नहीं किया है। कई पेड़, पौधे और कांटेदार नागफनी जो मवेशियों से फसलों की रक्षा करने वाली बाड़ के रूप में काम करती हैं, हवा के झोंकों को रोकने, मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के अलावा उर्वरक और चारा प्रदान करने के साथ ही पारंपरिक रूप से बायोफेंसिंग पौधों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम के तहत बायोफेंसिंग के लिए धन अतिरिक्त मदद के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें जगह की जरूरत और कच्चे माल की उपलब्धता के अनुसार झाड़ी और लकड़ी की बाड़ लगाना शामिल है। हालांकि मंत्रालय द्वारा बायोफेंसिंग को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए कोई खास योजना नहीं है। लोकसभा सांसद एस ज्योतिमणि ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से सवाल किया और उन्होंने जानना चाहा कि देश भर में विशेषकर करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्रम बल में महिलाओं की संख्या कितनी है। तमिलनाडु में श्रम बल में महिलाओं की उद्योगवार संख्या कितनी है। देश में महिला उद्यमों की संख्या कितनी है। तमिलनाडु में एमएसएमई में काम कर रही महिलाओं की संख्या कितनी है। और संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यस्थल पर महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस यानी श्रम बल सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार देश में तमिलनाडु सहित 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की
उपलब्ध सीमा तक। सामान्य स्थिति आधार पर महिला श्रम बल भागीदारी दर का राज्य और संघ राज्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार 20 जुलाई 2021 को पोर्टल पर कुल 6,28,447 महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई पंजीकरण हैं। 1 जुलाई 2020 से पूर्व उद्योग आधार ज्ञापन के जरिए एमएसएमई पंजीकरण किया गया। 20 जुलाई 2021 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार तमिलनाडु में एमएसएमई क्षेत्र में कुल 12,65,688 महिलाएं कार्यरत हैं। सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेक पहल की हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए श्रम कानूनों में अनेक सुधार शामिल हैं। इनमें 12 सप्ताह के प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना शामिल है। सरकार ने संध्या 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज और भूमिगत कामकाज में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को अब मजदूरी संहिता 2019 में शामिल कर लिया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से सवाल किया। उन्होंने जानना चाहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत स्थापित पहुंच और भर्ती केंद्रों की संख्या कितनी है। सरकार द्वारा ऐसे पदार्थों की मांग में कमी लाने और ऐसे उत्पादों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए मौजूद तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मादक दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा अन्य कदम उठाए गए हैं और क्या NAPDDR के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस सवाल का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायणसामी ने दिया। उन्होंने बताया कि विभाग कुल 93 आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्रों की वित्तीय सहायता की जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवा की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना चला रही है। मादक या नशीले द्रव्यों का सेवन करने वालों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों का संचालन हो रहा है। मंत्रालय पूरे भारत में ड्रग का सेवन करने वालों का उपचार और पुनर्वास के लिए 380 IRCA केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मंत्रालय ने युवाओं में ड्रग्स के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता के लिए देश के 272 जिलों की पहचान करके नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय कैंपस और स्कूलों में इस संदेश को संबंधित समुदाय तक पहुंच बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। समुदाय आधारित संगति परक हस्तक्षेप के तहत समुदाय के असुरक्षित और जोखिमग्रस्त बच्चों और किशोरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस परियोजना के तहत 10 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को संगति परक शिक्षकों के रूप में नामांकित किया गया है। आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर समुदाय में नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के लिए सुरक्षित ड्रॉप इन स्पेस प्रदान करते हैं। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने विद्युत मंत्री से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि ऊर्जा संरक्षण और बिजली की बचत के लिए सभी के लिए किफायती एलईडी के जरिए उन्नत ज्योति योजना के अंतर्गत कितने एलईडी बल्बों और पंखों का वितरण किया गया है और मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिलों में वितरित बल्बों और पंखों के विकास का ब्यौरा क्या है। विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने ऊर्जा संरक्षण और विद्युत की बचत के लिए सभी कम खर्च में एलईडी बल्ब दिए जा रहे हैं। उजाला योजना के तहत अब तक 36 करोड़ 74 लाख एलईडी बल्ब और 23,44,000 ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए हैं। मध्य प्रदेश में सीधी में 1,02,328 बल्ब बांटे गए हैं, जबकि 1,054 पंखे बांटे गए। सिंगरौली में 82,642 एलईडी बल्ब बांटे गए हैं, जबकि 6,117 पंखों को वितरित किया गया है।
और इसी के साथ संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।